आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसकी सजेशन हमें काफी दिनों से मिल रही थी, लेकिन क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा थी तो इस वजह से हम लोगों को थोड़े दिन लगे, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो आज फाइनली हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं, लेकिन वो कौन सी बताएंगे? मौसम। टाइटल है इंडियंस और पाकिस्तानीज। ये देखो अभिजीत चावड़ा, जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड वॉर 3, दी रणवीर शो हिंदी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो के आज के वीडियो में हमें क्या डिटेल्स सुनने को मिलती हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो के इनके चैनल को। उसके लगना लोग चैनल का इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। किसी कारणवश श्री नेहरू जी ने कहा कि रुक जाओ। अगर वो 3 दिन और रुकते तो पूरा कश्मीर वापस आ जाता भारत में। उन्होंने रोक दिया आर्मी को और उन्होंने कहा कि हम यूएन जाएंगे। वी डोंट बिलीव इन वायलेंस। हम सिविलाइज तरीके से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। आज तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है। लोग बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कारण कश्मीर है। ये सच नहीं है। हाइपोथेटिकली भारत कश्मीर पाकिस्तान को दे देता है तो क्या बंद हो जाएगा टेररिज्म और ये सब? नहीं। अगर भारत को एज एन एनिमी पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो उनका रीजन फॉर बीइंग नहीं रहेगा कुछ भी। अगर इंडिया चाइना वॉर सच में हुई हाँ। और दोनों साइड से अटैक हुए, आपको लगता है यूएसए भी भाग लेगा इस युद्ध में? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉपकॉर्न। दोस्तों, अभिजीत चावड़ा के साथ एक और जियो पॉलिटिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये पार्ट 2 है हमारे जियो पॉलिटिक्स स्पेशल का, इंडिया पाकिस्तान स्पेशल एपिसोड का। पहले हमारी इंटेंशन ये थी कि इस इंडिया पाकिस्तान एपिसोड को डिवाइड ना करें। एक ही एपिसोड में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमने सोचा था कि बात करेंगे, पर अभिजीत चावड़ा सर की नॉलेज ही इतनी ज़्यादा है कि वी हैड टू डिवाइड इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी एपिसोड बन चुका था। आई डू रेकमेंड कि आप पहले पार्ट 1 देखें, जहां हमने महात्मा गांधी की बातें करी, मोहम्मद अली जिन्ना की बातें करी और बहुत कुछ हार्ड हिटिंग टॉपिक्स पर टच अपॉन किया। आई होप यू एंजॉयड दैट एपिसोड। पार्ट 2 में आपका स्वागत है, जहां इंडिया और पाकिस्तान के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बातें करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इमीडिएटली पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद क्या हुआ हम जानेंगे इस एपिसोड में। अभिजीत चावड़ा ऑन द रणवीर शो हिंदी। अभिजीत चावड़ा सर, इस जियो पॉलिटिक्स के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है फिर से। थैंक यू वेरी मच। इस एपिसोड के प्रीक्वल में हमने प्री इंडिपेंडेंस इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बहुत बातें करी। हाँ। और 1947 में दोनों देशों का माहौल क्या था, इन चीज़ों के बारे में बातें करी। आई एम श्योर कि लोगों ने उस एपिसोड को एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखा होगा, एंड आई एम श्योर वी हैव ऑफेंडेड पीपल इन दैट एपिसोड, पर I think this episode will offend even more people. I'm sure it will. क्योंकि ये दोनों एपिसोड्स का पर्पस यही है कि हमें ऑडियंस को ये बताना है कि उनकी हिस्ट्री बुक्स शायद से कुछ एरियाज में गलत हो सकती हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, जो आज के न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं वो भी शायद गलत हो सकते हैं। मोर ओवर, जो आपके ओपिनियंस अबाउट द फ्यूचर वो भी गलत हो सकते हैं एज इंडियन एंड पाकिस्तानी सिटीजन्स। ये पॉडकास्ट ना ही इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट है, ना ही पाकिस्तानी सिटीजन्स के अगेंस्ट है। पहले हम एक ही हुए करते थे, आज भी यहाँ के सिविलियंस, पाकिस्तान के सिविलियंस एक जैसे ही है। पर पॉलिटिकल एंगल से बात की जाए, जियो पॉलिटिकल एंगल से बात की जाए, तो आज इन दोनों देशों में बहुत कुछ हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट द कश्मीर सिचुएशन, इट इज़ ऑल्सो कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल क्या हो रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर के इम्पैक्ट्स क्या है हमारे दो देशों पर। तो इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे सर। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? 1947 से करें? चलिए 1947 से ही लेते हैं। तो इस वर्ष में दोनों देशों का जन्म हुआ, सो टू से, एज मॉडर्न नेशन स्टेट्स। पहले एक ही भारतवर्ष था, अब उनका बंटवारा हो गया, एक ईस्ट पाकिस्तान हो गया, एक वेस्ट पाकिस्तान हो गया, और फिर आगे बढ़ी कहानी। तो हमारे भारत में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान में जिन्ना जी शुरुआत में थे, उसके बाद और भी लोग आए। तो इन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेजेक्टरी क्या हुई इन दोनों देशों की वो हम देखेंगे। तो भारत को उस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जियोपॉलिटिकली एक मेजर प्लेयर बनने की, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन था, बहुत पोटेंशियल दिख रहा था सबको भारत के अंदर। तो उस समय जो 1950s में यूएसए और यूएसएसआर ने भारत को वो चाहते थे दोनों कि भारत का एक इम्पोर्टेंट रोल रहे ग्लोबल अफेयर्स में। उस समय कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो यूएसए और यूएसएसआर अपोजिट कैंप्स में थे, फिर भी
दोनों चाहते थे कि भारत एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो इस ऑफर को भारत को किया गया 2-3 बार कम से कम। 1950 में और शायद यूएस ने किया था, 1955 में यूएस और यूएसएसआर दोनों ने किया था, लेकिन हमारे महान प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने फॉर वट एवर रीज़न मना किया, इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्लीज़ चाइना को पहले दीजिए, चाइना को पहले बिठाया, फिर हमें हमारी बात करते हैं। उनका लॉजिक क्या था अकॉर्डिंग? मुझे आज तक पता नहीं उनका लॉजिक क्या था। उनके इंटेंशंस क्या थे? उनके इंटेंशंस हिंदी चीनी भाई भाई के थे, और शायद चाइना को बड़ा भाई समझते थे। मुझे पता नहीं उनका एग्जैक्टली क्या मोटिव था ये करने का, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि प्रायोरिटी आप चाइना को दीजिए, भारत को बाद में दीजिए। तब चाइना में सिचुएशन क्या थी? चाइना में उस समय माओ त्से-तुंग स्ट्रॉन्ग मैन थे, और चाइना को नया नया इंडिपेंडेंस मिला था, जो उन्होंने छीन के लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंतांग को हराकर पावर कैप्चर किया था। चाइना पूरा टूटा फूटा देश था, और वो रीबिल्डिंग चालू था उस समय। और माओ त्से-तुंग वॉज अ वेरी क्लियर गाय। उनको बहुत क्लैरिटी थी कि किस दिशा में उनके देश को लेके जाना है। वो दिशा अच्छी हो या बुरी हो वो अलग बात है, लेकिन वो क्लियर थे कहाँ जाना है। नेहरू जी बहुत क्लियर थे कि हमें कुछ नहीं करना है, इकोनॉमी को कुछ नहीं बढ़ाएंगे, हम जियोपॉलिटिकली नॉन अलाइंड हो जाएंगे फॉर वॉट एवर रीज़न, और पता नहीं और क्या क्या। तो अमेरिका ने बहुत प्रयास किया भारत को कन्विंस करने को कि भाई आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। यूएसएसआर ने भी वो इन्विटेशन दिया, भारत ने मना किया। फिर अर्ली 1960 या 61 में श्री कैनेडी ने भारत को ऑफर किया कि हम आपको न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, आप एशिया के पहले देश बन जाइए जो न्यूक्लियर टेस्ट करे, एंड यू विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर। तो नेहरू जी गुस्सा हो गए कि हम तो क्या बोलते हैं नॉन वायलेंट देश है, हम इन सब चीज़ों में मानते नहीं हैं। उसके बाद यूएस का और भारत का पूरा ब्रेकअप हो गया एसेंशियली, लाइक यू वुड से, और यूएस समझ गया कि भारत को बिल्कुल भी, मतलब नेहरू जी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पावर में और प्रोग्रेस में। और फिर एज वी नो कि 1960 ये ऑफर मना करने के 2 साल बाद ही, 1-1.5 साल बाद ही इंडिया चाइना वॉर हो गया। अगर उस समय भारत के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो चाइना कभी भी आक्रमण नहीं करता भारत पर। एनीवे, ये सिचुएशन था। फिर भारत का उनका समझ गया कि कुछ चाहता नहीं है भारत, फिर वो पाकिस्तान की तरफ गए, यूएस। और उस समय पाकिस्तान भी बहुत ही वो भी पार्टीशन से निकल चुका था देश, और इतना कुछ उसका अच्छा चल नहीं रहा था। तो यूएस ने पाकिस्तान को वो किया और अच्छे रिलेशंस बनाए, और इवेंचुअली 1970s में अगर आप जाएंगे तो यूएस और चाइना का जो राप्रोचमेंट हुआ, उस समय पाकिस्तान ने बहुत इम्पोर्टेंट मीडिएशन का रोल उसमें प्ले किया था। और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब यूएस ने पाकिस्तान का साथ दिया, किसिंजर और निक्सन ने। और वो जानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल, मिनिमम 1 मिलियन पीपल मारे गए। उनको कुछ देवर ओके हुए थे, बिकॉज भारत उनका भी एडवर्सरी हो गया था, क्योंकि भारत उस समय यूएसएसआर के कैंप में चला गया था। सो पाकिस्तान वाज फर्मली इन द यूएस कैंप, भारत फर्मली यूएसएसआर के कैंप में था। आई थिंक ऑडियंस को यूएसएसआर की सिचुएशन भी थोड़ी समझानी चाहिए। हाँ. कि बिकॉज दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस स्टोरी। जो इंडिया पाकिस्तान वॉर्स हुए, वहाँ भी एक कोल्ड वॉर का एलिमेंट डेफिनेटली था। तो पहले आप वो थोड़ा सा कोल्ड वॉर का एंगल भी समझा दो। जी ज़रूर। तो 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ, और इमीडिएटली कोल्ड वॉर शुरू हो गया, क्योंकि उस समय इतना समझ गया था पूरे दुनिया को कि 2 बड़े पावर्स हैं, एक है यूएसएसआर, दूसरा है यूएस। और वेस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ा पावर यूएस था, ना कि जर्मनी या फ्रांस या यूके। यूएस सबसे बड़ा पावर था, क्योंकि उनका परमानेंट ऑक्यूपेशन जर्मनी में था और इटली में भी था। तो फिर ये दोनों अभी टेरिटोरियल एक्सपांशन करने लगे। सो उसके लिए आयरन कर्टन आ गया, ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ कंट्रीज, वॉर्सो पैक्ट का कंट्रीज हो गया, जो यूएसएसआर के कैंप में थे यूरोप में, और बाकी नेटो और ईयू हो गया। इवेंचुअली ईयू भी बना हो। तो ये 2 बड़े कैंप्स हो गए, और इन दोनों में हॉट वॉर तो नहीं था, लेकिन कंप्लीट कोल्ड वॉर था। मतलब फुल एस्पियोनाज चल रहा था, सबोटाज चल रहा था, और एक दूसरे को इकोनॉमिकली आउटपेस करने की कोशिश थी, स्पेस रेस भी था, बहुत कुछ है, बहुत सारे अलग अलग एंगल थे इसमें। मतलब युद्ध नहीं कर रहे थे, पर अलग तरीकों से पैसों के युद्ध कर रहे थे, वेपन्स को एक्यूमुलेट कर रहे थे, युद्ध बाय अदर मीन्स कर रहे थे, एक्सेप्ट फॉर हॉट फायरिंग, काइनेटिक फायरिंग। तो इसमें फिर ये पूरा जो सिचुएशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली स्प्रेड हो गया, क्योंकि चाइना वॉज अ कम्युनिस्ट कंट्री। चाइना एक उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था,
और माओ त्से-तुंग स्टालिन के बहुत बड़े एडमायरर थे। तो यूएसएसआर और चाइना का उस समय काफ़ी क्लोज रिलेशन था कुछ समय के लिए, अनटिल मिस्टर स्टालिन डाइड। और जापान यूएस कैंप में था क्योंकि वो यूएस ऑक्यूपेशन में है। कोरियन वॉर हो गया तो नॉर्थ कोरिया चाइनीज़ कैंप में चला गया, साउथ कोरिया यूएस कैंप में चला गया, और फिर वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मैं थोड़ा आगे पीछे हो रहा हूँ लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपको समझेगा। तो वियतनाम में भी कम्युनिस्ट थ्रेट दिख रहा था यूएस को, तो वो वहाँ चले गए, इवेंचुअली वो वहाँ से हार के आए। और सिमिलरली इंडिया सोवियत कैंप में था बिकॉज मिस्टर नेहरू को यूएसएसआर ज़्यादा पसंद था, ही वॉज अ फेबियन सोशलिस्ट। और पाकिस्तान पैसे के लालच में यूएस कैंप में चला गया क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल रहा था। और जो आपने कहा कि प्रेसिडेंट केनेडी ने भी एक ऑफर किया था नेहरू को, इट वाज अ वे टू गेट इंडिया इनटू द यूएस कैंप। डेफिनेटली, ओके, डेफिनेटली, क्योंकि यूएस उस समय कम्युनिज्म को बहुत बड़ा थ्रेट परसीव कर रहा था। आई थिंक कोल्ड वॉर का लॉजिक ही ये था कि डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म की फाइट थी। यस, हमारी आइडियोलॉजी ज्यादा बेहतर है, नहीं हमारी आइडियोलॉजी ज्यादा बेहतर, हमारा वे ऑफ लाइफ बेटर है, तुम्हारा वे ऑफ लाइफ बेटर, किसका बेटर है। सो पब्लिक के सामने इट इज कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी का वो ब्लैक एंड व्हाइट, गुड वर्सेस बैड ऐसा पोर्ट्रे करना पड़ता है। तो ये था, बट एक्चुअली इट वाज अ बैटल ऑफ एम्पायर्स। दो एम्पायर्स थे, कौन सा एम्पायर वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। ईगो बैटल, ईगो एंड मटेरियल कंक्वेस्ट एंड मटेरियल कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ वेल्थ, ऑफ टेरिटरी, एक्चुअल वो बैटल था। और टेक्निकली यूएस जीता, इवेंचुअली यूएस जीता 1991 में। यस, आई मीन लेट 80s अर्ली 90s में यूएस इवेंचुअली जीत गया। दे वर एबल टू इंजीनियर द ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर। कमिंग बैक टू इंडिया सर, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है पर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि दैट इज ऑल्सो एन आउटकम इन सम वेज ऑफ द कोल्ड वॉर। कि कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है, मतलब इतने सालों से चल रहा है। दोनों देशों के टेक्स्ट बुक्स में कश्मीर के अलग अलग मैप दिखाई जाते हैं। पाकिस्तानी सिविलियंस एक मैप को मानते हैं, इंडियन सिविलियंस एक मैप को मानते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्पेशली पार्टीशन के टाइम क्या हुआ था? पार्टीशन के समय ये हुआ था कि प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दिया गया था कि आप इंडिपेंडेंट रहो या फिर इंडिया में आओ और फिर पाकिस्तान में रहो। तो सरदार पटेल ने सबको यूनिफाई करके कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक यूनिफाई किया इंडिया के अंदर। अब कुछ स्टेट्स थोड़ा सोच रहे थे, डिले कर रहे थे। तो ये जो महाराजा थे हरी सिंह जी कश्मीर के, वो थोड़ा सा डिले कर रहे थे। फिर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट है, एक्सेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं शायद उसको साइन किया एंड ही ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, महाराजा हरी सिंह जी। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी ने आक्रमण किया, जो रेंजर्स भेजे और कबीले वाले भेजे और पता नहीं क्या क्या इरेगुलर ट्रूप्स भेजे, और मीरपुर और जो अभी पाकिस्तान के बाद कश्मीर है वहाँ पर भयानक अट्रोसिटीज़ की, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार दिया, मे बी मोर देन दैट। और ये सब शुरू हुआ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट। वहाँ पर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया, एंड देन दे इंसाइटेड द पाकिस्तानीज टू टेक ओवर। और भारत का रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिलेड था, लेकिन भारत की आर्मी इन्वॉल्व हो गई और वापस आगे बढ़ने लगी। फिर किसी कारणवश श्री नेहरू जी ने कहा कि रुक जाओ, अगर वो 3 दिन और रुकते तो पूरा कश्मीर वापस आ जाता भारत में। उन्होंने रोक दिया आर्मी को और उन्होंने कहा कि हम यूएन जाएंगे, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, हम सिविलाइज तरीके से नेगोशिएटिंग टेबल पर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। आज तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि पाकिस्तान मस्ट विथड्रॉ अपने ट्रूप्स उस ऑक्यूपाइड टेरिटरी से, और फिर कश्मीर में प्लेबिसाइड होना चाहिए, मतलब रेफरेंडम कि आपको कहाँ जाना है। फर्स्ट कंडीशन, पाकिस्तान मस्ट विथड्रॉ इट्स ट्रूप्स दैट आर इन ऑक्यूपेशन, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पाकिस्तानीज बोलते हैं कि आप रेफरेंडम क्यों नहीं कराते, यूएन रेजोल्यूशन ने कहा गया है रेफरेंडम कीजिए, लेकिन वो कन्वीनियंटली इस बात को साइडलाइन करते हैं कि पहला कंडीशन है आप पहले वहां से विथड्रॉ कीजिए। सो दैट इज द रूट ऑफ द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। नेहरू जी ने फॉर सम रीजन इंडियन आर्मी को आगे जाने नहीं दिया, वरना सब कुछ खत्म हो जाता उसी समय। तो ये सब है। और जो लोग बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कारण कश्मीर है, ये सच नहीं है। अगर कल हाइपोथेटिकली भारत कश्मीर पाकिस्तान को दे देता है तो क्या बंद हो जाएगा टेररिज्म और ये सब? नहीं, पाकिस्तान विल नेवर बी हैप्पी अंटिल दे डिस्ट्रॉय इंडिया। उनका लॉन्ग टर्म प्लान यही है, उनके जनरल्स का, उनकी आर्मी का, क्योंकि अगर भारत को एज एन एनिमी पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो उनका रीजन फॉर बीइंग नहीं रहेगा कुछ भी। उनका लेजिटिमेसी एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि भारत इज ए एनिमी,
तो ऐसा वो बार बार बोलते रहे हैं। आर्मी के नैरेटिव का है ये। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे दुबई में काफ़ी सारे पाकिस्तानी भाई मिले जिनके साथ मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बात करी। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू अस एज एन अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फर्क है कि भारत में द आर्मी सर्व्स एज द आर्मी, वहाँ the Pakistani army also serves as the governing body and owns businesses and owns a lot of other things. बहुत कुछ है, बहुत पोल खुलने की बात है इनकी। बहुत कंट्रोल है आर्मी का, and I think the control is due to power and power is not demanded, it is commanded. तो ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि power is not demanded, it's commanded. I feel कि अगर आपको बहुत सारे लोगों को, जैसे कि एक पूरे देश के पॉपुलेशन को, एक देश के मासेस को कंट्रोल करना है, तो आपको एक स्टोरी बनाने की ज़रूरत होती है, एक ब्रांडिंग बनाने की ज़रूरत होती है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू व्हाट यू सेड कि शायद ये कंजेक्चर है, बट शायद पाकिस्तानी आर्मी इंडिया को एज द एनिमी पोर्ट्रे कर रही है पूरे देश के सामने, और वहाँ के मीडिया को भी शायद कंट्रोल कर रही है। इसे मीडिया भी कह रहा है कि हाँ इंडिया अपना दुश्मन है, and that is what's continuing the conflict. Yes. To maintain the power of the Pakistani army. Yes, it is the lie that they have been spreading since day one, since 47, कि इंडिया हमारा existential threat है। जब तक भारत एक यूनिफाइड कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है, वी कैन नेवर लिव इन पीस। ये अपने सिटीजन्स को बार बार 1947 से आज तक यही कहानी हर रोज दोहरा रहे, वाया द मीडिया, वाया द न्यूज़पेपर्स, वाया टीवी, वाया ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट मीडिया। तो ये बात है। अभी जो पाकिस्तानी आर्मी का जो कंट्रोल है पाकिस्तान के देश के ऊपर, इट इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, फोर्स, उनके पास मैन पावर है, दे हैव ऑल द वेपन्स एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, ये पहली बात है। दूसरा है पावर ऑफ नैरेटिव, और तीसरा है पावर ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, जो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स चेंज किए हैं और सब कुछ जियाउल हक के समय से पूरा कंट्री रेडिकलाइज कर दिया। सो दीज आर द थिंग्स दे हैव यूज्ड पाकिस्तान के सिविलियन पॉपुलेशन को पैसिफाई और कंट्रोल करने के लिए। और जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति पाकिस्तान में भी है वो दिखता है, दे नो दिस, बट दे कैन नॉट स्पीक इट अप, दे कैन नॉट ओपन देयर माउथ। बाहर जाके शायद बोलेंगे अगर उनको डर नहीं है तो ये बात है। तो दिस इज द नैरेटिव इन इंडिया, द नेशन हैज एन आर्मी, इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ नेशन। उल्टा है, दे ओन द नेशन एंड द पीपल आर जस्ट वेल पपेट्स। ये सिचुएशन चेंज होगी आपके अकॉर्डिंग? ये सिचुएशन इसलिए है क्योंकि बड़े पावर्स ऐसा सिचुएशन चाहते हैं। अमेरिका, मोस्टली अमेरिका था। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पहले भारत को वो किया था, भारत ने मना किया, रिबफ किया उनको, फिर उन्होंने पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस बनाए, एंड सिंस देन पाकिस्तान हैज बीन अ क्लाइंट स्टेट ऑफ द यूएस। तो पाकिस्तान एसेंशियली एक यूएस टूल था to use against India, to use against the USSR, also in Afghanistan। तो ये जियोपॉलिटिक्स चल रहा था। अभी रिसेंटली यूएस अफगानिस्तान से निकल गया और यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत खराब हो गए हैं अभी। तब से पाकिस्तान चाइना का क्लाइंट स्टेट हो गया है। सो पाकिस्तान इज अ टूल इन अदर कंट्रीज आर्मरी टू यूज अगेंस्ट इंडिया। भारत को दोनों देश बड़ा और पावरफुल देश देखना नहीं चाहते हैं, तो भारत को परमानेंटली डिस्टेबलाइज और ऑफ बैलेंस रखने के लिए पाकिस्तान बहुत वैल्यूएबल एसेट है उनके लिए। जब तक पाकिस्तान का ये वैल्यू है तब तक ये आर्मी को सपोर्ट मिलता रहेगा बाहरी देशों से, बड़े देशों से, और इसीलिए पाकिस्तान आज एक न्यूसेंस है भारत के लिए, न्यूक्लियर पावर्ड न्यूसेंस। हम जो बात कर रहे थे कि 1970s में ये होने लगा, लेट्स गो बैक टू द टाइमलाइन एंड देन काइंड ऑफ गेट अ रिकैप ऑफ कि 70s और 80s और 90s में हुआ क्या। तो 70s में एज वी नो 71 का वॉर हुआ, इट वाज अ डिजास्टर पाकिस्तान के लिए, बहुत ही शर्मनाक चीज़ थी। ऑलमोस्ट 1 लाख सोल्जर्स ने मैसिव सरेंडर किया बांग्लादेश में। बांग्लादेश अलग हो गया, बच गया वो पाकिस्तानियों से, ठीक है। उसके बाद 1974 में फॉर सम रीजन भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। लेकिन फिर हमने वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिठा दिया, शेल्व कर दिया। हमारे लीडरशिप ने कहा कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था। फिर जब भारत ने ये किया तो पाकिस्तानी लीडरशिप उस समय कौन थी, भुट्टो था, जुल्फिकार अली भुट्टो। उसने कहा कि हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, हमको घास खाना पड़े तो घास खाएंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन अक्वायर करेंगे। और फिर इस क्वेस्ट में उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनको हेल्प किया। उनका ये साइंटिस्ट था अब्दुल कादिर खान, AQ खान, डॉक्टर AQ खान। वो कहीं से ब्लूप्रिंट्स लेकर आ गया सेंट्रीफ्यूजेस के, रिएक्टर्स के, व्हाटएवर। और फिर कहीं से फिसाइल मटेरियल मिला उनको, यूरेनियम,
to whichever one it was, and they were able to acquire the components nuclear weapons program बनाने के लिए. काहुता रिएक्टर बनाया उन्होंने, उसमें चाइनीज हेल्प भी था, उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के थ्रू भी मिली, बहुत कुछ ये सब प्रोलिफरेशन हुआ और वेस्ट को ये सब मालूम था. वेस्ट मतलब यूएस. अभी लेट 1970s या लेट 1970s में जियाउल हक ने कू किया पाकिस्तान में. जियाउल हक एक पाकिस्तानी जनरल था आर्मी का. उसने जुल्फिकार अली भुट्टो को आउस्ट किया और उसको हैंग कर दिया फॉर वॉट एवर रीजन. एग्जैक्टली क्या एक्सक्यूज था डजंट मैटर, उसको हैंग कर दिया. और फिर उसने क्या किया कि वो यूएस का बहुत बड़ा क्लाइंट बन गया. यूएस ने उसको थोड़े पैसे ऑफर किए. उसने बोला व्हाट इज दिस इज पीनट्स, आई नीड द रियल मनी. एंड देन ही वाज एबल टू एक्वायर गुड बिग मनी फॉर पाकिस्तान फॉर हिमसेल्फ इन हिज आर्मी. एंड उसके बदले में उसने ये सो कॉल्ड मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप शुरू किए टू ऑफसेट द यूएसएसआर's एक्टिविटीज इन अफगानिस्तान. तो पाकिस्तान लिंचपिन बन गया इन द opposition or resistance to the USSR's occupation of Afghanistan. तो ये 10 वर्ष के आसपास अफगान वॉर चला, जिसमें इवेंचुअली यूएसएसआर को विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि उनका बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें. बट यूएस ने बहुत इसमें कंट्रीब्यूट किया. आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी, वॉट एवर दे नीडेड, सब कुछ दिया. तो ये 1980s की बात है. और उस समय इतना सारा यूएस इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ गया. पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड्स इंडिया से बहुत अधिक अच्छा हो गया. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक रीजनेबली हाफ डेवलप्ड कंट्री. रास्ते अच्छे थे, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे थे, सब अच्छी अंग्रेजी बोलते थे वहाँ पे, स्कूल्स बड़े अच्छे थे वहाँ के. भारत की तो टूटी फूटी हालत थी उस समय, राइट. तो ये 1980s में पाकिस्तान इतना रीजनेबली डेवलप हो गया था. फिर क्या हुआ कि जियाउल हक साहब ने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरा रेडिकलाइज कर दिया, और सब बच्चे उल्टी दिशा में जाने लगे. So no science, no progress, go back to fundamentalism, to feed the mujahideen factories, to feed the Taliban. Taliban बाद में आता है, लेकिन terrorism factories, जो बाद में इंडिया में डाइवर्ट हो गया. So जियाउल हक साहब 1980s में कभी तो मरे, लेट 1980s में. फिर बेनज़ीर जी आ गई एज द प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने तालिबान खड़ा कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो ने. तो जियाउल हक का देहांत कुछ लेट 1980s के आसपास हुआ. उनका प्लेन एक्सप्लोड हो गया. उनके प्लेन में एक मैंगोज का क्रेट था, वो क्रेट एक्सप्लोड हो गया फॉर सम रीजन. आपको क्या लगता है? यूएस. ओके. उस प्लेन में यूएस एम्बेसडर भी था. सैक्रिफाइस. सो दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ जियाउल हक. और फिर बेनज़ीर जी आ गई एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी. बट व्हाई डिड दे वांट टू गेट रिड ऑफ जियाउल हक? Maybe he had outlived his utility. You don't want somebody to be too entrenched in power, especially when he is a client. कोई नया लाओ, अभी जैसे इमरान खान का हुआ वैसे ही. इंडिया में क्या हो रहा था जियाउल हक के टाइम पे? इंडिया में उस समय पहले इंदिरा जी थी, फिर उनका असैसिनेशन हो गया, फिर राजीव जी आए, फिर उनका भी असैसिनेशन हो गया. फिर ये कुछ वर्ष तक ये सब कोएलिशन गवर्नमेंट्स आए गए. देवेगौड़ा जी आए थे, आई के गुजराल जी आए थे, चंद्रशेखर जी आए थे. सब 2-3 महीने आते रहे और कुछ पूरा इंडिया डिसरे में आ गया. नो प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी, नो प्रॉपर इंटरनल पॉलिसी. उस समय कश्मीर में फुल स्केल टेररिज्म शुरू हो गया 1989 ऑनवर्ड्स, जो बेनज़ीर जी ने किया एज एन एजेंट ऑफ द यूएस. तो ये सब चल रहा था उस समय. फिर कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया था क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया बाय द अर्ली 90s. सो यूएस वाज द ग्लोबल सुपर पावर देन. पूरा ये यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था और ये फिर जो चाहते थे कर सकते थे. सो तो पाकिस्तान उस समय फुल्ली टेररिज्म की एक्टिविटीज में चला जा रहा था, स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ बेनज़ीर भुट्टो ऑनवर्ड्स. तालिबान का उन्होंने क्रिएशन किया विच वॉज यूज टू डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान एंड कॉन्कर अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान को उन्होंने कॉन्कर किया वाया द तालिबान फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ताकि इन अ फ्यूचर वॉर विथ इंडिया दे कैन यूज द अफगान्स एज कैनन फॉडर. ये उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है. इसके लिए तालिबान उन्होंने बनाया. और दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव था तालिबान बनाने के लिए ताकि पश्तून नेशनलिज्म को सबड्यू करे एंड मेक इट अ रिलीजियस थिंग, नॉट अ पश्तून थिंग. इस पर एक पूरा पॉडकास्ट बनाया हमने. हाँ, हमने किया था. अफगान क्राइसिस हो रही थी, तो हाँ. अगर लिसनर्स को उस टॉपिक में इंटरेस्ट है वो जाके सुनिए इसके बाद, क्योंकि इस पॉडकास्ट की सिर्फ शुरुआत हुई है. कंटिन्यूअसली. हाँ, तो ये 90s की बात है. तो तालिबान खड़ा हो गया और भारत में फुल टेररिज्म चल रहा था कश्मीर में, और फिर आगे भी अलग अलग जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए बहुत सारे सिटीज में. और भारत का इंटरनल सिक्योरिटी उस समय अच्छा नहीं था. द गवर्नमेंट वाज डूइंग अ वेरी बैड जॉब.
अनफॉर्चुनेटली। तो ये 90s की बात है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, तो अटल जी आते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। उनका फर्स्ट टर्म तो कुछ दिनों का ही था, फिर वापस सेकंड टर्म में आए वो, और आते ही उन्होंने 5 टेस्ट्स कर दिए, न्यूक्लियर टेस्ट। और फिर पाकिस्तान ने अपनी भी पोल खोल दी, उन्होंने भी 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो उनके पास काफ़ी समय से थे न्यूक्लियर वेपन्स। और ये यूएस चाइना और यूएस और चाइना ने जानबूझकर उनको ये अक्वायर करने दिया था। सो दे अलाउड द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन टू पाकिस्तान। मतलब चाइना का भी एक राइज हो रहा था। चाइना धीरे धीरे उस समय राइज हो रहा था। यस, चाइना बहुत चुपचाप से राइज कर रहा था। डेंग शाओपिंग ने कहा था कि हाइड योर कैपेबिलिटीज एंड बाइड योर टाइम। चुपचाप काम करो लेकिन कुछ दिखाओ मत उस समय। तो चाइना का उस समय राइज हो रहा था, बट चाइना का विजन हमेशा लॉन्ग टर्म रहा है। तो उन्होंने उस समय से ही पाकिस्तान को असिस्ट किया था इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कुछ कंपोनेंट्स वेस्ट से आए थे, कुछ चाइना से आए। आई थिंक चाइना ने एक्चुअली पूरा एक उनको न्यूक्लियर वेपन का टैक्टिकल बॉम्ब का मॉडल, एक ब्लूप्रिंट दिया था, जिसको उन्होंने लॉपडोर तिब्बत में टेस्ट किया था। आप बेसिकली ये कह रहे हो कि एक एटम बॉम्ब बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, अलग अलग हिस्से लगते हैं। हाँ। कुछ हिस्से वेस्ट से आए, यूएसए से, कुछ हिस्से चाइना से आए। हाँ। पर क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना से हिस्से लिए, डिड इट अपसेट यूएसए? आई थिंक यूएस वाज ओके विद दैट। उस समय यूएस ये ड्रीम वर्ल्ड में था कि चाइना जैसे प्रॉस्परस होगा वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएगा। ऑफ कोर्स 1989 में तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ था, लेकिन फिर भी यूएस होप कर रहा था कि एज चाइना राइजेस इट विल बिकम डेमोक्रेटिक, एज द पीपल बिकम प्रॉस्परस। दैट नेवर हैपेंड। मतलब वो चाइना को एक कॉलोनी बनाना चाहते थे, इकोनॉमिक कॉलोनी बनाना चाहते थे। इवेंचुअली लॉन्ग टर्म प्लान वही रहेगा, बट ये तो बड़ा मॉन्स्टर बन गया। ये बात थी। सो चाइना helped Pakistan acquire nuclear weapons and missile technology also. उस समय भारत अपना पहला मिसाइल प्रोग्राम, अपने इनिशियल बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा था। पृथ्वी 1 मिसाइल जिसमें लिक्विड फ्यूल होता है, उसका रेंज कुछ 200 किलोमीटर ऐसा कुछ तो है। देयर वाज द बेबी स्टेप्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर 90s में अटल जी आए और ये सब हुआ, और भारत ने फिर अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम डेवलपमेंट आगे बढ़ाया। अग्नि मिसाइल सीरीज शुरू हो गया, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 एंड सो ऑन। पृथ्वी के भी अलग अलग इटरेशंस आए, और अटल जी के समय पर भारत की इकोनॉमी अच्छी होने लगी। फिर अटल जी हार गए, फिर 10 वर्ष दूसरा रेजिम आया, तब भारत की इकोनॉमी फिर से डूब गई। और पाकिस्तान में फिर क्या था, टर्मोइल था। कुछ वर्षों तक नवाज शरीफ थे एज प्राइम मिनिस्टर, फिर ये मुशर्रफ जी आ गए। आई थिंक वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट कारगिल वॉर। हाँ, कारगिल वॉर, यस ऑफ कोर्स, अटल जी के समय पे हुआ था कारगिल वॉर। तो उस समय दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स पावर्स थे, और पाकिस्तान ने कारगिल पर चढ़ाई कर दी, और हम पता नहीं हमारा मोस्ट लाइकली इंटेलिजेंस फेलियर था कि हमें मालूम नहीं पड़ा अंटिल इट वाज डन ऑलरेडी। फिर भारत को एक काउंटर अटैक करना पड़ा और हमने उनको हरा दिया। बहुत ही इनक्रेडिबल फीट ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी एंड ब्रेवरी, नो डाउट अबाउट इट। लॉट ऑफ पर्सनल ब्रेवरी भी था उसमें। लेकिन भारत ने एक चीज़ की कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हमने उनको पनिश नहीं किया इस चीज़ के लिए, सिर्फ बाहर निकाला, दैट्स इट। तो ये एक था, इट वाज अ वेरी डेंजरस फ्लैश पॉइंट। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। डिलीवरी मैकेनिज्म थे कि नहीं इफेक्टिव हम जानते नहीं है, लेकिन न्यूक्स तो थे। तो ये एक बड़ा लो पॉइंट आ गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद सीज फायर हुआ, लेकिन बहुत टेंशन्स रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या नाम है इनका, नवाज शरीफ जी और अटल जी। फिर नवाज शरीफ को हटा दिया मुशर्रफ ने, और मुशर्रफ नया डिक्टेटर बन गया। वो आगरा आया था आगरा समिट के लिए, और कुछ उसका हल नहीं निकला, मोस्ट लाइकली नथिंग सिग्निफिकेंट केम आउट ऑफ दैट। फिर मुशर्रफ का राज रहा अंटिल 2007-8 और ऐसा कुछ। फिर बेनज़ीर जी वापस आई, उनका वहाँ पर असैसिनेशन हो गया। और फिर एज वी नो ये सब चला, और भारत में 2008 में मुंबई अटैक्स हुए और बहुत सारे अलग अलग बॉम्बिंग्स हुए, एंड वी वर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। आवर गवर्नमेंट वाज डूइंग अ वेरी बैड जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंट्री। और पाकिस्तान एसेंशियली एक टेररिस्ट नेशन बन गया था बाय दैट टाइम। उनका पूरा एक्सपोर्ट, मेजर एक्सपोर्ट टेररिज्म ही था, राइट। उस समय इराक का वॉर हो गया था, और अफगानिस्तान में यूएस इन्वेजन हो गया था, विच इज़ वाई पाकिस्तान वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूएस उस समय इन द 2000s, इवन द 2010s।
जब तक यूएस का प्रॉपर प्रेजेंस था अफगानिस्तान में, दे नीडेड पाकिस्तान एज अ ट्रांजिट राउट एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान से वो ड्रोन अटैक्स भी करते थे सिविलियंस के, आई मीन टेररिस्ट के ऊपर एंड सो ऑन, और ये अटैक्स पाकिस्तान में भी होते थे फ्रॉम पाकिस्तानी सॉइल। बड़ा कम्प्लेक्स और कन्वोल्यूटेड सिचुएशन था ये। तो ये चल रहा था। फिर इफ़ यू फास्ट फॉरवर्ड टू 2014, मोदी जी आते हैं। उस समय नवाज शरीफ फिर से प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने फिर से थोड़ा पीस ओवरचर्स किए मोदी जी ने। वो नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की वेडिंग में भी गए थे। तो मोदी जी ने बहुत प्रयास किए कि हम फिर से पीसफुल रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस बनाएं। लेकिन फिर क्या होता है कि नवाज शरीफ फिर से इलेक्शन हार गए। क्या एग्जैक्टली हुआ था? हाँ, वो जेल गए थे कुछ समय के लिए। पूरा ये रिगमरोल होता रहता है। इट्स अ प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रोसेस। कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टर्म खत्म नहीं करता है, कुछ न कुछ हो जाता है। तो मोदी जी ने प्रयास किए पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप करने की। फिर यूएस और अफगानिस्तान का डीकपलिंग होने लगा। फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए एज वी नो, क्योंकि पाकिस्तान ने उड़ी में अटैक किया था हमारे ऊपर। तो मोदी जी ने देखा कि हम ये कर सकते हैं, और फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। उसके बाद वो एयरफोर्स वाला हुआ। अभिनंदन ने एक F-16 को मार गिराया, लेकिन उसका भी प्लेन शूट डाउन हुआ। उसको पाकिस्तान ने पकड़ा, कब्जा किया उसके ऊपर। लेकिन फिर भारतीय गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कहा कि आप अगर 24 घंटे में वापस नहीं भेजते तो हम हमको साफ कर देंगे। सो दे वर फोर्स्ड टू सेंड बैक अभिनंदन टू इंडिया अनहार्म्ड। सो अभी इंडियन गवर्नमेंट का रवैया बहुत सिंपल है, वेरी क्लियर है। पाकिस्तान एक ही भाषा समझता है, हम उसी भाषा में बात करेंगे। द लैंग्वेज ऑफ पावर एंड फोर्स, दिस इज व्हाट वी कैन डू। आई थिंक सर इस पॉइंट पर आपको थोड़ा सा प्रेजेंट का जियोपॉलिटिकल सिनारियो समझाना चाहिए दोनों देशों का, कि इंडिया में जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है। एक शॉर्ट समरी दे दीजिए, और फिर पाकिस्तान में जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है। तो अभी इस समय भारत में बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है, जो एक बहुत क्लियर फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर रही है। हमें कोई भाईचारा नहीं चाहिए। वी डोंट वांट फ्रेंडशिप्स, वी वांट अलायंसेस बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट है देन वी विल वर्क टुगेदर। तो इस तरह से भारत अभी जियोपॉलिटिकली एक्टिव हो गया है। भारत एक वन ऑफ द 3 और 4 मेजर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पोल्स बन गया है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। तो भारत का अभी राइज चल रहा है, इकोनॉमिक राइज चल रहा है, और डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल ओवरऑल राइज चल रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। उनकी इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में है। दे आर सफरिंग वेरी बैडली फ्रॉम इंटरनल टेररिज्म। इन्होंने इतने साल सांप पाल रखे थे, अब सांप उनको भी काटेंगे। जैसे हिलरी क्लिंटन जी ने कहा था कि इफ यू रेज स्नेक्स इन योर ओन बैकयार्ड, दे गोना कम बैक टू बाइट यू। तो अभी ये चल रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान जी को अभी निकाल दिया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टरशिप। एक नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था और आर्मी ने कुछ नहीं किया ये रोकने के लिए। सो इमरान खान इज वेरी अनहैप्पी। अभी कोई नया, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ अभी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल यूटिलिटी एज अ काउंटर बैलेंस टू इंडिया ही है, और कोई यूटिलिटी नहीं है। इट इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड इट इज अ गुड काउंटरवेट फॉर चाइना अगेंस्ट इंडिया एंड ऑल्सो फॉर द यूएस। यूएस भी नहीं चाहता कि भारत बहुत अधिक प्रोग्रेस करे, लेकिन भारत अभी प्रोग्रेस कर रहा है। एंड देयर इज नथिंग चाइना कैन डू टू स्टॉप इट और पाकिस्तान कैन डू टू स्टॉप इट। परहैप्स यूएस कुछ कर सकता है लॉन्ग टर्म में वो, लेकिन अभी यूएस को भी भारत की बहुत आवश्यकता है इन द एशिया पैसिफिक रीजन अगेंस्ट चाइना, क्वाड में एंड ऑल दैट। तो दैट दे कैन नॉट आल्सो मेक टू मेनी बिग मूव्स अगेंस्ट इंडिया। जो देश ओशंस को कंट्रोल करता है वो शायद इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है, बहुत कुछ कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली बहुत कुछ। और अगर आप मैप को देखेंगे, भारत का एक बहुत ही प्रिविलेज्ड पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन है इंडियन ओशन रीजन में। इट्स अ पोजीशन ऑफ ग्रेट डोमिनेंस इन द रीजन। इतना लंबा पेनिनसुला है जो ऑल द वे नीचे जाता है साउथ में। पावरफुल पोजीशन है। इफ इंडिया कैन बिल्ड पावरफुल नेवी, इंडिया ऑटोमेटिकली सुपर पावर बन जाएगा, एटलीस्ट एक ग्रेट रीजनल पावर बन जाएगा। फॉर दैट वी नीड अ बिग इकोनॉमी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो इसके लिए भारत अभी $3 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस किया है। नेक्स्ट पड़ा हुआ है $5 ट्रिलियन। अल्टीमेट फर्स्ट गोल $10 ट्रिलियन का है, जो नेक्स्ट 10-15 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे। फॉर दैट वी नीड पीस इन इंडिया। पाकिस्तान ऑब्वियसली पीस नहीं चाहेगा भारत के साथ। उनका आर्मी तो नहीं चाहेगा भारत को इतना राइज होते हुए देखने को। सो आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। क्लियरली ये डेकेड जो है 2020s, ये बहुत ही टर्बुलेंट डेकेड होने वाला है। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स होंगे। चाइना और
यूएस एक बाइपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, और जब तक भारत है, फ्रांस है और रशिया है, तब तक बाइपोलर वर्ल्ड नहीं बन सकता, मल्टीपोलर वर्ल्ड ही रहेगा। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स है। इंडिया और यूएस के बहुत सारे शेयर्ड इंटरेस्ट्स है, लेकिन डाइवर्जिंग इंटरेस्ट्स भी है। इन सम वेज भारत और चाइना के भी थोड़े थोड़े कन्वर्जिंग इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत सारे डाइवर्जिंग इंटरेस्ट है। भारत और रशिया का बहुत सारा ओवरलैप है, भारत का और फ्रांस का बहुत ओवरलैप है, और पाकिस्तान सोच रहा है कि मैं इस सिचुएशन का कैसे सबसे अच्छा फायदा उठाऊं। वो उनकी आर्मी और आईएसआई सोच रहे हैं। तो वो भी इस प्रकार से अपना कैलकुलेशन करेंगे और गेम खेलेंगे। शायद चाइना के साथ जाएंगे, शायद यूएस के साथ वापस चले जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग और क्या हो रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस है और क्या सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड में क्या बैलेंस है, उसके हिसाब से वो अपने मूव्स करेंगे। अफगानिस्तान सिचुएशन की वजह से, तालिबान की सिचुएशन की वजह से बलोचिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। शायद दोनों साइड की मीडिया ये अच्छे तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रही, तो आप रिपोर्ट कर लो क्या हो रहा है बलोचिस्तान में। और मुझे जो न्यूज़ मिल रहा है ये एसेंशियली सोशल मीडिया से मिल रहा है। ट्विटर पर बहुत सारे हैंडल्स एक्चुअल फ्रॉम द ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कि आज ये हुआ इस जगह बलोचिस्तान में, और कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी है जहाँ से ये सब एक्चुअल न्यूज़ मिलता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सैनिटाइज्ड न्यूज़ मिलेगा आपको। लेकिन अभी रिसेंटली मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा हादसा हो गया था कि कुछ चाइनीज़ लोग थे जो कहाँ था, कराची में था क्या, जो उनका वैन आ रहा था और एक बलोची लेडी ने अपने आप को सुसाइड बॉम्ब से उड़ा दिया, वो चाइनीज लोग भी मर गए। सो चाइनीज लोग को टारगेट कर रहे हैं बलोची लोग, आई मीन द बलोची पीपल आर टारगेटिंग द चाइनीज, क्योंकि चाइनीज जो प्रेजेंस है बलोचिस्तान में ये एक एक्सट्रैक्टिव प्रेजेंस है, इट्स ए कॉलोनियल प्रेजेंस, और पाकिस्तानी आर्मी भी कॉलोनियल प्रेजेंस है बलोचिस्तान में। सो बलोचिस्तान अभी काफ़ी हद तक अधिक इन्फ्लेम हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत सारे एट्रोसिटीज़ कर रही है जो कभी कभी बाहर निकल के आता है, और बलोचिस्तान का जो BLA है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसका काफ़ी रेजिस्टेंस चल रहा है। क्या है BLA? BLA इज़ अ फ्रीडम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बहुत वर्षों से वो पाकिस्तान को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दे आर एसेंशियली रैगटैग गेरिल्लाज, हिल्स में और छुप छुप के वो रहते हैं। मतलब जैसे यहाँ नक्सलाइट्स हैं। नक्सलाइट तो बहुत पावरफुल थे इंडिया में, इन लोग के पास, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास उतना पावर नहीं है, लेकिन अभी उनका पावर बढ़ रहा है। और प्रश्न ये उठता है कि उनको वेपन्स और अम्यूनिशन और सब कहाँ से मिल रहा है। द ओनली लॉजिकल आंसर इज अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान, बिकॉज और कहाँ से मिलेगा। भारत और बलूचिस्तान का कॉमन बॉर्डर तो नहीं है, एक ही बॉर्डर है, दो बॉर्डर है बलूचिस्तान के, ईरान और अफगानिस्तान। अब ईरान को बलूचिस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आधा बलूचिस्तान ईरान के कब्जे में है आज। ये पूरा दूसरा पैंडोरास बॉक्स है। सो द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ईरान इज एक्चुअली वेस्ट बलूचिस्तान, जो ईरान ने कब्जा किया है। वहाँ के लोग आपको हमारे जैसे दिखेंगे, ईरानी जैसे नहीं दिखेंगे आपको। सो डेफिनेटली ईरान से उनको वेपन्स और एम्यूनेशन वो सब नहीं मिल रहे हैं और सप्लाईज नहीं मिल रहे हैं। सो ओनली एक ही ऑल्टरनेटिव बचा है, अफगानिस्तान के बॉर्डर से के थ्रू आ रहा है। और अफगानिस्तान में किसका राज है? तालिबान का। तो तालिबान क्यों बलूचिस्तान BLA को सपोर्ट कर रहा है और उनको सप्लाईज दे रहा है? दैट्स द क्वेश्चन। और कहीं से तो आ नहीं सकता है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में कहेंगे तालिबान इज वेरी एंटी इंडिया, लेकिन सत्य ये है कि दे डोंट हेट इंडिया, दे डोंट लव इंडिया। The Taliban has no love for India, but they have no hatred for India also. क्योंकि पिछले 20 वर्ष में भारत ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जो जनता को, जिसका लाभ जनता को मिला, पॉलिटिशियंस को नहीं। जो US ने इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में, ये सब वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस के जेब में गया वो सारा पैसा। जो भारत ने इन्वेस्ट किया पैसा अफगानिस्तान में $2-3 बिलियन का, वो सारा पब्लिक वर्क्स में था, जिसका बेनिफिट सबको मिला, पॉपुलेशन को, इंक्लूडिंग द फैमिलीज ऑफ द तालिबान। सो द तालिबान डोंट हैव एनी हेटेड फॉर इंडिया। दे मे नॉट लव इट, दे मे नॉट लव अस, बट दे डोंट हेट अस, एंड दे हेट पाकिस्तान, क्योंकि उनका बहुत पुराना ब्लड फ्यूड है पंजाबियों के साथ। पंजाबियों ने उनकी टेरिटरी ले रखी है, ये बात है। एक और दुबई की कहानी है। मैंने वहाँ के बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर से बात की, जो पाकिस्तानीज थे। तो उनको इंडियंस के बारे में पूछा कि आप इंडियंस के साथ रहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल भाई जैसे, एक साथ रहते, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पर जब अफगान्स मिलते हैं वहाँ थोड़ी कोल्ड वाइब होती है, एनिमोसिटी होती है।
मैंने सोचा यार ये कौन सी बात होगी यार? हाँ मतलब हमने तो पहले से सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के बारे में सुना है, पर अपेरेंटली ये पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन भी फॉर्म हो रही है। एग्जैक्टली। और बताइए सर। तो ये टेंशन की जो जड़ है, जो रूट्स है, इसके जो ओरिजिन्स है, वो कुछ 200 वर्ष पुराने हैं लगभग। तो अर्ली 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह ने एक बड़ा एम्पायर बना लिया पंजाब में। उन्होंने जो दुरानी थे, जो अफगान किंगडम था, जो बहुत सदियों तक नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में अट्रोसिटीज कर रहा था, उसका पूरा बदला लिया। तो अफगान्स ने कश्मीर पर बहुत अत्याचार किए, पंजाब में अत्याचार किए, और ये पूरा जो रीजन है, जो अभी पाकिस्तान है एक्सेट्रा, उसमें बहुत अत्याचार किए लोगों पे। तो महाराजा रंजीत सिंह ने पूरा का पूरा भरपूर बदला लिया। सबसे पहले उन सबको हराया, उनकी बहुत सारी टेरिटरी अपने एम्पायर में ले ली, और वो बन गया सिख एम्पायर और अफगान किंगडम का बॉर्डर, जिसमें बहुत सारा पश्तून टेरिटरी था जो सिख एम्पायर में आ गया। उन्होंने कब्जा किया मिलिट्री फोर्स के थ्रू। फिर महाराजा रंजीत सिंह के देहांत के बाद 10 वर्ष के अंदर सिख एम्पायर क्रम्बल हो गया, क्योंकि उनके जो सक्सेसर्स थे वो पॉलिटिकली सावी नहीं थे, उनको वो पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए। सो द ब्रिटिश प्रिवेल्ड, और उन्होंने फिर इस पूरे एम्पायर को टेक ओवर किया, पूरे टेरिटरी को। और जो महाराजा रंजीत सिंह का जो बॉर्डर था विद अफगानिस्तान, वो फिर ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गया, लेकिन उसमें बहुत सारा पश्तून टेरिटरी था। और 1947 के बाद वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गया। तो आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा टेरिटरी है जो एक्चुअली पश्तूनिस्तान है, पश्तून टेरिटरी है, जो आज पाकिस्तान के अंडर है। लेकिन पश्तून जो है दोनों तरफ बॉर्डर के, दे डू नॉट रिकग्नाइज दिस लाइन एज द बॉर्डर, जो इसको आज ड्यूरांड लाइन बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो सारा का सारा पश्तून डोमिनेटेड एरिया है वो अफगानिस्तान में होना चाहिए, नॉट इन पाकिस्तान। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग और बहुत सीरियस टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन द पश्तून्स, हु आर द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान, एंड द पाकिस्तानीज। पाकिस्तान एसेंशियली इज डोमिनेटेड बाय द पंजाबीज, पाकिस्तानी पंजाब, राइट। तो ये एक्चुअली इट्स लाइक अ ब्लड फ्यूड, बहुत पुराना इनका ये दुश्मनी है, और ये आज भी जारी है। तो तालिबान को पाकिस्तान ने क्रिएट किया यूजिंग पश्तून चिल्ड्रन, पश्तून बॉयज, जो आज सब तालिबान फाइटर्स हैं। तो उन्होंने उनको ऐसे मोल्ड करने की कोशिश की कि दैट यू आर ए रिलीजियस ग्रुप, यू आर ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एन एथनिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 99% तालिबान पश्तून से है, और उनका जो आज आइडियोलॉजी है वो पश्तून नेशनलिज्म है। देयर पश्तून एथनिक नेशनलिज्म कम्स फर्स्ट, रिलीजन कम्स सेकंड। रिलीजन भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, उनका कंपोनेंट है, बट दे आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पश्तून नेशनलिस्ट, व्हिच मींस दैट दे वांट द टेरिटरी बैक फ्रॉम पाकिस्तान। सर, तो इस एपिसोड में मैं आपको थोड़ा सा तालिबान के बारे में भी पूछना चाहूंगा। जैसे हमने वो एक ऑल आउट एपिसोड किया था अफगानिस्तान क्राइसिस के दौरान, 6 महीने हो चुके हैं आई थिंक सिंस दैट एपिसोड। तो अब क्या हो रहा है? उनकी सिर्फ यही इंटेंशन है कि पाकिस्तान के साथ ये जंग लड़नी है? और तालिबान का प्राइमरी इंटेंशन ये है कि एवरीबडी प्लीज लीव अस अलोन, वी वांट टू गवर्न आवर कंट्री, द इस्लामिक अमीरत ऑफ अफगानिस्तान। और ये भी चाहेंगे कि दूसरे देश उनको रिकग्नाइज करे एज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। आज भी बहुत कम कंट्रीज उनको रिकग्नाइज करते हैं। तालिबान आज भी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले उनको ये रिकग्निशन चाहिए। दूसरा, उनको अच्छे से उनका देश गवर्न करना है अकॉर्डिंग टू देयर वर्जन ऑफ व्हाट इज अच्छा, मींस व्हाट एवर रूल्स दे हैव, ये चाहते हैं। उसके बाद ये चाहते हैं कि ये जो लेफ्ट ओवर डिस्प्यूट है विद पाकिस्तान उसका हल हो इन देयर फेवर। लेकिन तालिबान का कोई स्ट्रेंथ नहीं है कंपेयर टू द पाकिस्तानी आर्मी। तालिबान वॉज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, गेरिला ऑर्गेनाइजेशन, उनका कोई फुल प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। पाकिस्तान का जो भी आप बोलो, उनका आर्मी प्रोफेशनल आर्मी तो है। उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास टैंक्स है, इन्फेंट्री है, न्यूक्स भी है, मिसाइल्स भी है, सब कुछ है, ड्रोन्स भी है आजकल। सो द तालिबान का जो कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है, इट इज नथिंग कंपेयर टू पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली वो कभी खुली जंग नहीं लड़ेंगे विद पाकिस्तान, बट दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ फाइटिंग। वो पिछले 30 साल से वो कर रहे हैं, गेरिला वॉरफेयर, टेररिज्म, अंदर घुस के मारो, भाग जाओ। तो पाकिस्तान में आजकल ये सब चल रहा है, स्पेशली इन बलूचिस्तान।
तो वो खुल के कभी कुछ नहीं करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, खुल के सामने हंसेंगे, स्माइल करेंगे, वी आर ऑल नाइस और वी आर ऑल ब्रदर्स, ये बातें होगी, लेकिन इट्स नॉट दैट वे। सो तालिबान का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या होप है कि वो पश्तूनिस्तान को वापस इंटीग्रेट करे विद अफगानिस्तान। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है कि अपना रूल अफगानिस्तान में स्टेबलाइज करे और अफगानिस्तान को पूरी तरह से मोल्ड करे इन देयर विजन ऑफ व्हाट अफगानिस्तान शुड बी। तो अभी ये चल रहा है। और चाइना के बारे में जो बातें आपने करी, चाइनाज रोल इन पाकिस्तान, पोर्ट ले लिया है, रोड बना रहे हैं, पहले वो सिचुएशन समझा दीजिए, उसके जियोपॉलिटिकल लॉजिस्टिकल इम्प्लीकेशन समझा दीजिए, और फिर ये समझाइए कि लॉन्ग टर्म में चाइना का क्या इम्पैक्ट रहेगा दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे। यस तो एज यू से जैसे आपने कहा, चाइना ने पोर्ट ले लिया है ग्वादर का, एसेंशियली खरीद लिया है पाकिस्तान से, रोड बना रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियली ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट गोज थ्रू पीओके के थ्रू कुछ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो जियोपॉलिटिकल पावर, इट इज ऑल बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइंस, रोड लाइंस, प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स स्पेशली। तो इन सब चीज़ों में चाइना हर जगह इन्वेस्ट कर रहा है और वो चाहते हैं कि दे वांट टू हैव एक्सेस टू द वार्म वाटर पोर्ट, टू द वार्म वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी वाया शिंजांग, जो शिंजांग रीजन है नॉर्थ ऑफ कश्मीर, वहाँ से थ्रू पीओके। तो उनको अभी एक्सेस मिल गया है एसेंशियली। और जैसे आपने पहले बोला था, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उनका जो स्ट्रैटेजी है वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पोर्ट ले रखे हैं। हम्बनतोता पोर्ट है श्रीलंका में जो उन्होंने लिया है, और मालदीव्स में वो ट्राई कर रहे थे, ग्वादार लिया है, जिबूती लिया है, म्यांमार में ट्राई कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी ट्राई कर रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया। इंडिया ने भी एक खुद की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाई है अभी हाल ही में, बन रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज। हम काफ़ी पीछे है, बट ये गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है, सो वी आर होपफुल दैट इट विल गो वेल। शायद ये गवर्नमेंट का मेन मिशन जियोपॉलिटिकल है। जियोपॉलिटिक्स इज इंटीग्रल टू इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, इंटीग्रल, स्पेशली इन द टाइम्स वी लिव इन। ऑफ कोर्स ये सबसे डेंजरस और क्रूशियल डिकेड है। पूरा जियोपॉलिटिकल ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रहा है एज वी स्पीक इस समय। तो चाइना ने ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है और काफ़ी सारा उन्होंने किया भी है, और अफगानिस्तान के थ्रू भी वो बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है वो करना चाहते हैं। और अफगानिस्तान में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि बहुत बड़ा कॉपर का वहाँ पर रिजर्व है मेस आइनाक में, जहाँ पर बहुत पुराने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है। अगर उनको कॉपर निकलना है तो सारे मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे जो हमारे गांधारन मॉन्यूमेंट्स है, लेकिन दैट्स हाउ इट गोज इन जियोपॉलिटिक्स। सो चाइना अफगानिस्तान में बहुत इंटरेस्टेड है फॉर वेरियस रीजंस, लाइक द रिसोर्सेज, द मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल वेल्थ, ऑल्सो एज अ ट्रांजिट रूट फॉर यूरेशिया, फॉर द बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। तो लॉन्ग टर्म विजन उनका ये है अफगानिस्तान के लिए कि वो स्टेबल रहे फ्रॉम चाइनीज परस्पेक्टिव। वहाँ उनको कुछ मारदार नहीं चाहिए, उनको इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए अभी के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर वो पूरा ये यूरेशिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, इफ इट गोज थ्रू अफगानिस्तान दे वांट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो उनके ये कैलकुलेशंस है। पाकिस्तान सीज अफगानिस्तान एज कैनन फॉडर फॉर अ फ्यूचर वॉर विद इंडिया, तो इसके लिए उन्होंने तालिबान बनाया, लेकिन अभी तालिबान रोक जा रहा है। इट इज गोइंग इन इट्स ओन डायरेक्शन, इट वांट्स टू रन द कंट्री नाउ। तो ये सब अलग अलग टसल्स चल रहे हैं इस रीजन में इस समय, और बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है। यूएस इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, भारत इन्वॉल्व है, रशिया भी टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व है। ये सब चल रहा है। और पता है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में जब हम वॉर्स की बातें कर रहे हैं तो वॉर्स के चैप्टर के पहले एक कॉजेज ऑफ वॉर चैप्टर होता है, जहाँ अलग अलग कॉजेज लिखे जाते हैं, और फाइनली एक इमीडिएट कॉज रहता है, यानी कि वो क्या पॉइंट था जहाँ एक्चुअल वॉर की शुरुआत हो गई। तो दुनिया की आंखें अब चाइना की ओर पॉइंटेड है कि चाइना नेक्स्ट क्या करेंगे, ताइवान को इन्वाइट करेंगे या इंडिया को इन्वाइट करेंगे। इन दोनों में से एक चीज होने वाली है लाइकली। और अगर चलो दोनों सिचुएशंस को ले लेते, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच अगर सिचुएशन ए वर्सेस सिचुएशन बी हुए? अगर चाइना ने भारत के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण किया, इट इज पॉसिबल कि पाकिस्तान भी कुछ उसी समय मिस एडवेंचर करे। इट इज पॉसिबल। अब पाकिस्तान इज नॉट अ बिग थ्रेट फॉर इंडिया, इवन इफ इट हैज न्यूक्लियर वेपन्स वी कैन डील विद देम। हमारा कन्वेंशनल पावर बहुत ओवरवेलमिंग है, वी कैन फ्लैटन पाकिस्तान इफ वी वांट टू।
वी डोंट वांट दैट टू हैपन, बट वी हैव द ऑप्शन टू डू दैट. अब चाइना की जो बात है, इट इज़ द हिमालयन इंडिया टिबेट बॉर्डर विच इज़ नाउ टिबेट इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना. तो वो पॉसिबली ट्राई करेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कब्जा करने को, if they to cut off the northeast from India. Obviously India इस इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड होगा, बहुत वर्षों से प्रिपेयर कर रहा होगा. और चाइना के जो पोजीशंस है टिबेट में बहुत एक्सपोज्ड है. टिबेट में फॉरेस्ट्स नहीं है, बैरन लैंड है, फ्रोजन प्लेटोज है और माउंटेन्स है. लेकिन हमारे कुछ मिसाइल्स ऐसे है कि दे कैन डाइव एट 70 डिग्री एंगल्स. माउंटेन के ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे जाएगा. सो वी हैव ऑल दी टेक्नोलॉजी, द टूल्स, द प्रिपरेशन टू डील विथ चाइनीज इवेंचुअलिटीज. चाइना अगर भारत पर आक्रमण करेगा तो 2024 के पहले करेगा, इन द होप ऑफ डिफीटिंग इंडिया और ह्यूमिलेटिंग इंडिया सो दैट दी मोदी गवर्नमेंट डजंट कम टू पावर अगेन. लेकिन अगर चाइना का ये जो आक्रमण सफल नहीं होता है और चाइना ह्यूमिलिएट हो जाता है, इट विल कॉज अ रेवोल्यूशन इन चाइना. हुएवर इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना विल बी इमीडिएटली डिपोज्ड. कू हो जाएगा वहाँ पे. The Chinese Communist Party and the Chinese people don't tolerate failure. वहाँ पर बहुत कट थ्रोट सिस्टम है, डायनास्टिक साइकिल्स. ये एक पुराना उनका ट्रेडिशन है, यू कैन नॉट फेल एज अ लीडर. ये मंगोल से आता है एक्चुअली, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ चिंगिस खान. यू फेल एज अ लीडर, यू डन. तो अगर चाइना ऐसा मिस एडवेंचर करता है और उनको पराजय का सामना करना पड़ता है, इट्स गोना बी डिजास्टर फॉर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. तो ये भी उनके कैलकुलेशंस में होगा. मिस्टर शी जिनपिंग इज नॉट स्टूपिड. वो इतने रैश काम शायद नहीं करे. मतलब पूरे कैलकुलेशंस करके उनको बैलेंस करना पड़ेगा. इज इट वर्थ वाइल अटैकिंग इंडिया? व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? रिस्क एनालिसिस क्या है? व्हाट इज द रिस्क ऑफ मी गेटिंग डिफीटेड एंड ह्यूमिलेटेड? अभी गालवान में देखिए क्या हुआ. वो लोग कहते हैं हमारे सिर्फ 3-4 लोग मरे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग मरे उनके सोल्जर्स. सो इंडिया इज वेरी कैपेबल. इंडिया कैन डील विथ चाइना ऑल्सो, पाकिस्तान ऑल्सो. और सब इवेंचुअलिटीज को वॉर गेम किया होगा हमारी आर्मी ने. अगर इंडिया चाइना वॉर सच में हुई, हाँ. और दोनों साइड से अटैक हुए, आपको लगता है यूएसए भी भाग लेगा इस युद्ध में? नहीं, बिल्कुल नहीं. पॉपकॉर्न. इट इज इन यूएस बेनिफिट. अगर चाइना हारता है तो भी, और भारत को ह्यूमिलेशन होता है तो भी. अगर भारत में ह्यूमिलेशन होता है तो मोस्ट लाइकली ये गवर्नमेंट गिर जाएगी 2024 में और एक मोर प्लायबल गवर्नमेंट आएगी विच विल बी ग्रेट फॉर द यूएस. अगर चाइना हारता है ऑन द अदर हैंड तो भी यूएस के लिए अच्छा है. तो यूएस के लिए अगर इंडिया चाइना वॉर होती है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. इट इज बैड फॉर बोथ साइड्स, फॉर इंडिया एंड चाइना बोथ. तो यूएस तो बैठ के देखेगा क्या होता है, होने दो. और अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड किया तो फिर पूरा सिचुएशन अलग होता है. तो यूएस को फिर इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा, विच विल नॉट बी वेरी गुड बिकॉज इट मे स्पार्क वर्ल्ड वॉर. एक बार आप काइनेटिक एक्शन शुरू करते हो तो किस हद तक जाएगा उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ के ओशंस पर कंट्रोल आ जाएगा चाइना का. हाँ, द यूएस कैन नॉट अलाउ दैट टू हैपन. और एक बार वॉरफेयर शुरू होता है तो एस्केलेशन कहीं तक भी जा सकता है. इसका लॉजिक समझा सकते हैं कि व्हाई कांट द यूएस अलाउ टू हैपन? लॉजिक क्या है? तो अगर आप मैप देखेंगे, यू कैन पुट द मैप ऑन द स्क्रीन. अगर आप मैप देखेंगे तो ताइवान एक बैरियर जैसा है इन द साउथ चाइना सी. अगर चाइनीज नेवी को ओपन ओशन में जाना है, दे हैव टू क्रॉस द आइलैंड चेन विच इज मेड अप ऑफ ताइवान, फिलीपींस भी है और जापानीज आइलैंड्स भी है. और वहां पर आप एंटी शिप बैटरीज बिठा सकते हो, मिसाइल्स एंड ऑल दैट विच कैन डेसिमेट द चाइनीज नेवी. सो इट इज अ ह्यूज थ्रेट फॉर चाइना. ये आइलैंड्स बहुत डेंजरस है उनके लिए. दे आर लाइक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, राइट? तो अगर ताइवान के ऊपर उनका कब्जा हो गया तो ये दे विल ब्रेक फ्री ऑफ द फर्स्ट आइलैंड चेन. दूसरा भी आइलैंड चेन है, माइक्रोनेशिया एंड ऑल दैट, जो बाद में आता है, गुआम, माइक्रोनेशिया, ऑल दोस थिंग्स. तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टिकल उनके लिए ताइवान है. सो इफ दे कैन टेक ओवर ताइवान, उनकी नेवी फ्री हो जाती है. दे कैन गो आउट एंड वेंचर इनटू द ओपन ओशंस विदाउट थ्रेट ऑफ अनाइलेशन. और यूएस के लिए ये बहुत बड़ा एसेट है. अब चाइना को कंटेन कर सकते हो ताइवान से. सो इसके लिए द चाइनीज आर डेस्परेट टू टेक ताइवान एंड द यूएस विल, इट्स अ रेड लाइन फॉर देम. चाइना को लेने नहीं देंगे. सो दैट इज गोइंग टू बिकम अ फ्लैश पॉइंट. अगर चाइना ने इन्वेजन अटेम्प्ट किया, it's gonna be war in the Indo-Pacific. It could go to any extent. आपको लगता है इस चीज की पॉसिबिलिटीज है कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते?
पॉसिबिलिटीज कुछ कुछ है। अभी चाइना यही चाहेगा कि वो और मजबूत हो, और पावरफुल हो, इनका इकोनॉमी और बढ़े, पॉसिबली यूएस के इकोनॉमी को सरपास कर दे, विच विल हैपन एट सम पॉइंट इन टाइम एट द करंट रेट। अगर ऐसा होता है तो यूएस ऑटोमेटिकली सबड्यू हो जाएगा और फाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द आइडियल विक्ट्री इज अ विक्ट्री विदाउट फाइटिंग। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, द आर्ट ऑफ फाइटिंग विदाउट फाइटिंग, एंटर द ड्रैगन में। सो द बेस्ट विक्ट्री इज अ विक्ट्री दैट इज अचीव विदाउट एनी लॉस ऑफ लाइफ, एनी वायलेंस। वो आइडियल है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी स्टैग्नेट हो रही है, चाइनीज पॉपुलेशन का एज बढ़ रहा है, चाइना इज स्लोइंग डाउन एज अ नेशन, वो वाइटलिटी कम हो रही है उनकी धीरे धीरे, एवरी ईयर द वाइटलिटी इज लेस। तो इस कंटेक्स्ट में इट इज पॉसिबल कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप पैनिक हो जाए और वो सोचे कि बिफोर वी लूज टू मच लेट्स ग्रैब एवरीथिंग वी कैन। इन दैट केस वो ताइवान पे अटैक कर सकते हैं, मे बी आई डोंट नो दिस डेकेड, मे बी नेक्स्ट 5 years, मे बी नेक्स्ट ईयर, हु नोज, वी डोंट नो। लेकिन इट इज पॉसिबल, इट इज, आई थिंक इट इज लाइकली दिस डेकेड, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। और अगर ये हुआ तो पाकिस्तान चाइना की ओर से लड़ेगा और इंडिया यूएसए की ओर से लड़ेंगे। अगर चाइना ताइवान पर इन्वेजन करता है तो इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर चाइना और इंडिया का युद्ध होता है तो उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा। सो अगर ताइवान में एक्शन है देन पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व एज फार एज आई सी इट। वाओ। जो पाकिस्तानी लिसनर्स है टीआरएस के, उनको आप क्या कहना चाहोगे सर इस पॉडकास्ट के एंड में? मैं कहूँगा कि आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई एनिमिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने तरीके से अपना जीवन जिए एज पर वॉट एवर यू अस्पायर फॉर योर सेल्व्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसा है हमारे सब कॉन्टिनेंट का पिछले 1000 वर्ष से कि कुछ चीज़ें दे आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ हिस्ट्री एंड द पैटर्न्स ऑफ वॉरफेयर एंड ऑल दैट। सो आई थिंक कि अभी कहानी बाकी है। So let's see. I wish for the best. I wish for peace, and I have nothing against them. But so all the best. एक और हेवी पॉडकास्ट अभिजीत चावड़ा सर के साथ। थैंक यू सर। टीआरएस हिंदी पे से और बहुत सारी बातें करनी है, पर इन दोनों जियोपॉलिटिकल एपिसोड्स के बाद मैंने तो बहुत कुछ सीखा। आई एम श्योर लिसनर्स ने भी बहुत कुछ सीखा। एंड जस्ट दिल से थैंक यू। फिर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हो इंडिया को, पाकिस्तान को। चाहे वो एजुकेशन थोड़ी कठोर भी हो सकती है, बट इट इज़ द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ समटाइम्स कैन बी बेटर। Yes. इस तरीके से इस एपिसोड को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू अभिजीत सर। Thank you very much. दोस्तों, तो ये था आज का एपिसोड। मुझे पता है कि अभिजीत चावड़ा सर के साथ हर एपिसोड में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे ये भी पता है कि ये कॉम्बिनेशन बियर बाइसेप्स टीम की और अभिजीत चावड़ा की एक सुपरस्टार कॉम्बिनेशन है। मैं आपसे 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। पहले, आप इस महान इंसान से और क्या जानना चाहेंगे, किन टॉपिक्स पर हमें पॉडकास्ट बनाने चाहिए इनके साथ? और दूसरी चीज़, मैं आपसे गेस्ट रिकमेंडेशंस चाहूँगा। आपके जितने भी गेस्ट रिकमेंडेशंस आते हैं, हम सभी गेस्ट रिकमेंडेशंस को कंसिडर तो करते ही है, एंड एटलीस्ट 90% ऑफ दोज गेस्ट गेट कॉल्ड। तो प्लीज़ हमें इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप और किसको टीआरएस हिंदी पर देखना चाहेंगे। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अभिजीत चावड़ा सर के साथ और बहुत सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड करने हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लिसनिंग। दिस इज टीआरएस हिंदी। इससे पहले जब हमने जो है अभिजीत सर का जो पॉडकास्ट देखा था, उसमें जो उन्होंने प्री पार्टीशन जो है जो डिस्कशन की, जो हालात उस टाइम थे वो बयां किए, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मेरे लिए नहीं थी। लेकिन अगर आज की इस वीडियो की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी चीज़ें जो है बीच में डिस्कस हुई हैं, सबके बारे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिस्कशन होती है। लोग उसके बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद जो हालात जो है रहे, जिस तरह जिन जिन एलिमेंट्स का बीच में हाथ रहा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं लोग। मैं ये कहूँगी कि विद इन 3 to 4 years मैं कहूँगी कि मुझे ये सारी चीज़ें जो भी मतलब कि हम कहेंगे कि पोस्ट पार्टीशन डिस्कशन आज जो चली है उसके बारे में अब आकर पता चला था। लाइक विद इन 3 to 4 years के बीच में मैंने ये नॉलेज मुझे मिला। उससे पहले अगर बात करूं तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। जितनी भी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में चल रही थी या फिर जिस तरीके से लोगों का एक माइंडसेट बनाया गया था, उसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि एक आम इंसान को इस चीज़ की इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है।
बट द हार्श रियलिटी इज लाइक टुडे वी नो एवरीथिंग बट वी कांट स्पीक अबाउट एनीथिंग। यानी कि उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिनको चीजों के बारे में पता है पाकिस्तान में, लेकिन वो उसके बारे में उस तरीके से ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे कि अभिजीत सर ने भी बोला। उसके बहुत सारे रीजन है कि आपको शायद डर होता है कि कहीं आपके साथ कुछ हो ना जाए, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बात जरूर कहूंगी कि हाँ, अब आकर लोग जो हैं वो इस चीज के बारे में डिस्कस करना शुरू हो गए हैं। मैंने कभी लोगों को पहले उस तरह से बात करना नहीं देखा था, नहीं देखा। जैसे अगर हमें किसी एक लाइक बैंक में खड़े हुए गार्ड की भी बात करूं तो समटाइम्स हम लोगों ने उनकी भी डिस्कशन सुनते हुए देखा है कि वो किस तरीके से अब इन चीजों पर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर लोगों में अवेयरनेस जरूर आई है, ये चीज मैं मानती हूँ, लेकिन अवेयरनेस आकर क्या होगा? मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि अगर आपको चीजों का पता चल भी गया है तो उसके बाद क्या है? क्या आप उन चीजों को दोबारा नहीं होने देंगे या आप अपने राइट्स के लिए खड़े होंगे? ऐसा तो कुछ होता नहीं है, होता फिर वही है, वही चीजें रिपीट होती हैं, डिफरेंट चीजें प्लांट की जाती हैं उन सब लोगों की तरफ से जो कि हम कहेंगे कि इतने सारे लोगों के दिमाग को हैंडल कर रहे हैं कि किस तरीके से अब इनको किस साइड पर डाइवर्ट करना है, और फिर चीजें उसी दिशा में चलना शुरू हो जाती हैं। सो मेरे लिए चीजें तब बेहतर होंगी, तब चेंज आएगा हमारी सोसाइटी में, स्पेशली पाकिस्तान में मैं बात करूंगी, कि जब लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी और उनको पता चलेगा कि हम लोगों का सही क्या है, उसका साथ देना है। अगर कुछ गलत हो रहा है और हमारी ही कम्युनिटी के लोग गलत कर रहे हैं तो हमें उनके अगेंस्ट भी जाना है, हमें उनको सपोर्ट नहीं करना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर मुझे लगता है कि अभी डिबेट करना बाकी है, जहां पर लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई सही और गलत के बीच में फैसला करना हमारे ऊपर निर्भर करता है और हमें ही ये डिसीजन लेना है। यार यहाँ पे मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करूँ ना तो उस तरह नहीं है जिस तरह हम बाकी दुनिया की कुछ कंट्रीज में देखते हैं। कई कंट्री से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, कई कंट्री से बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह का जो है सीन है, लेकिन नो डाउट कई टॉपिक ऐसे हैं जो आप बाहर लोगों से जो है ना ओपन में डिस्कस करते हुए जो है ना थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि अगले बंदे के क्या एक्सप्रेशन रहेंगे, अगला बंदा जो है इसे किस तरह जो है डील करेगा। क्योंकि समटाइम्स यहाँ पर इस तरह भी होता है कि आपका बात करने का तरीका, बात बताने का तरीका कुछ और होता है, लेकिन अगला बंदा जो है उसे इस रंग में उसे रंग देता ना, इस तरह मैनिपुलेट कर देता ना कि आपने कभी वो चीज सोची नहीं होती, और उसका जो है आपको बहुत अजीब तरीके से जो है वो चीजों को जो है फेस करना पड़ता है। ये काफी ज्यादा यहाँ पर जो है चीजों को देखना पड़ता है, यानी कि आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो है अगर मैं पार्टीशन के बाद की बात करूँ तो इस चीज में तो कोई शक नहीं कि जब आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखते हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में रहे हैं उन्होंने कभी अपना टेन्योर जो है वो पूरा नहीं किया। कभी किसी रीजन पर जो है असेंबलियों को तहलील कर दिया गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इवन कि अभी पीडीए की गवर्नमेंट की बात करें तो उस पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए जो है हुकूमत जो है वो चेंज हो गई। ये चीजें कैसे होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट कैसे डिसाइड करती है चीजें, ये अब लोगों को काफी ज्यादा इन चीजों की अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। बट कहीं ना कहीं पर मुझे जो जितने भी लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनसे एक शिकायत ये रहती है कि ठीक है आप लोगों को अपनी कुर्सी का लालच रहता है, लेकिन आपको कंट्री को सर्व करने का लालच तो कभी नहीं रहा, क्योंकि हर चीज के बारे में उनको पता होता है अगर अमेरिका जो है वो हैंडल कर रहा है पाकिस्तान को या चाइना हैंडल कर रहा है पाकिस्तान को, तो इन लोगों को तो इन चीजों के बारे में नॉलेज होती है। एक आम इंसान को तो नहीं पता होता भाई कि हमारे मुल्क के साथ क्या क्या हो रहा है। अभी जैसे गवादर के बारे में बीच में जिक्र किया गया, आम आदमी को तो पता भी नहीं होगा। उसके आगे जिस तरीके से पोर्ट्रे की जाती हैं चीजें, भाई बहुत प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी पाकिस्तान में, पता नहीं किस तरह की खुशहाली आ जाएगी, जो कि अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिली। सीपैक तो काफी टाइम से शुरू हुआ है, लेकिन आपका जो एक मुझे लगता है कि अपने लोगों का माइंडसेट जो है ना वो इस तरह का नहीं बनाना चाहिए। जैसे अभिजीत सर ने बोला कि पाकिस्तानी जितने भी मतलब लोग हैं उनको इस तरह की चीज सिखाई जाती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। मतलब हम लोगों को क्यों किसी का दुश्मन बनना है? हमें अपनी चीजों पर क्यों फोकस नहीं करना? हमें अपने लिए प्रॉस्पेरिटी खुद क्यों नहीं लेकर आनी? हमें क्यों डिपेंड करना है कभी अमेरिका पे और कभी चाइना पे? मैं यहाँ पर बात करूंगी कि जिस तरीके से शुरू में अमेरिका ने नेहरू जी को ऑफर किया और उन्होंने उस चीज को, मैं कहूंगी उस ऑफर को रिजेक्ट किया, वो बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी टीम में लेकर आने के लिए किसी को, तो भाई आप उसको एक तरह से देखा जाए तो आप गुलाम बना रहे हो उसको पैसे की बेस पर।
तो पाकिस्तान मैं कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली कि जो लीडरशिप थी वो उस ट्रैप में आई और अभी तक शायद आती जा रही है। और ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि जो जितने भी बड़े बड़े देश हैं जो कि आजकल के सो कॉल्ड मैं कहूँगी डेवलप्ड कंट्रीज और सुपर पावर हैं और जो जिनको वैसे तो मतलब एक टाइटल मिल गया हुआ है कि वो बहुत डेवलप्ड और सुपर पावर है, लेकिन उनका जो मेन एजेंडा रहता है कि बाकी जो दुनिया है उन लोगों को एक स्लेवरी में रखने का और उन लोगों को कभी भी उस तरह से खुशहाल ना देखने का। तो ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि उन लोगों का एक एक उनके जो कंट्री के अंदरूनी मामलात हैं उनमें मदाखलत वो लोग करते हैं, लेकिन जो आपकी लीडरशिप है अगर उसमें इतने गट्स हों और वो स्टैंड ले सके तो मैं कहती हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके जो लोग हैं या आपकी जो कंट्री है वो उस लेवल पर ना पहुंच सके। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे कि अभी चाइना की भी बीच में एग्जांपल दी गई कि जिस टाइम पर अमेरिका को चाइना से प्रॉब्लम नहीं थी और चाइना चुप करके अपनी प्रोग्रेस में लगा हुआ था, उन्होंने एक एक अपने आप को उस लेवल तक लेकर आए जहां पर दुनिया उन पर डिपेंड करना शुरू हो गई। बट अभी के टाइम में अगर देखा जाए अब यूएसए को उससे प्रॉब्लम हो गई है, तो यूएसए को आई थिंक हम लोगों ने पहले भी ये बात की थी कि यूएसए जो है वो हमेशा अपना फायदा देखता है। अगर आज वो इंडिया के साथ भी है तो डेफिनेटली उसको अगर वो फेवर कर रहा है या किसी भी तरीके से हम लोग कहेंगे कि वो मतलब किसी भी डिसीजन में उस तरीके से स्टेप्स नहीं लेता तो उसमें भी उसका अपना ही फायदा है, क्योंकि उसको नजर आता है कि आज ग्लोबली इंडिया की एक पावर है या उसका कुछ इम्पैक्ट है जिसकी वजह से वो उस तरह से स्टेप्स नहीं ले पाता क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। और अगर यही क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान ने बनाई होती तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें जो हैं वो आज जो सर्कमस्टांसेस हम देख रहे हैं और जो एक आम आदमी देख रहा है, स्पेशली मैं कहूँगी कि जिस तरह से उनके दिमाग के साथ खेला गया है, तो मुझे लगता है कि शायद हालात बहुत डिफरेंट होते। यार पाकिस्तान की जो है ना वो आप हिस्ट्री की अगर बात करें ना, जब क्या नाम लेते हैं जितने भी इवेंट्स इसमें हुए हैं तो नो डाउट आपको जो है ना बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ नजर आएगी कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है जहाँ पे उन्हें फेयर प्ले करना चाहिए था उन्होंने फेयर प्ले नहीं किया, बल्कि वन साइडेड जो है बहुत सारे ऐसे डिसीजन किए गए जिनकी पब्लिक इंटरेस्ट को जो है एक बिल्कुल साइड पर रख दिया गया, उनका बिल्कुल नहीं सोचा गया। पब्लिक का अभी भी खैर यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचा जाता, यहाँ पे चीज़ें वही की जाती हैं जो कि एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट में उन्हें नजर आती हैं। बाकी अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का स्टार्टिंग से ही यही सीन रहा है, जहाँ पर उसका इंटरेस्ट रहा है, जहाँ पे उससे जाना होता है उसने उस कंट्री को या उस चीज़ को शुरू से जो है फेवर देना शुरू कर देता है और जब तक उसका काम नहीं निकल जाता तब तक वो उसे फेवर देता रहता है। और जैसे जो है कंप्लीट हो गए उसके टास्क जो उसने अचीव करना था उसके बाद जो है वो ही कंट्री अमेरिका को जो है बुरा लगना जो है शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप चाइना की मिसाल लें तो चाइना ने नो डाउट अगर वो एक इकॉनमी बन रही थी यानी कि उसकी कॉलोनी बन रही थी तो अमेरिका ने उसे बनने दिया, अब वो जो है एक मॉन्स्टर बन चुका हुआ है, तो अब वही चीज़ जो है अमेरिका को जो है खटकती है कि ये जो है मेरे सामने जो है कैसे जो है ये अब आकर स्टैंड हो चुका है। नो डाउट जो है बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस की गई जो कि मैं समझता हूँ कि वाकई में अगर इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए ना तो जब हम बाहर मिलते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे से बहुत ओपनली जो है डिस्कस कर लेते हैं रेदर देन पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है ना। और जहाँ तक जंग की बात है मुझे नहीं लगता कि कभी भी पाकिस्तान जो है किसी और की कॉलोनी में बैठ के जो है इंडिया के खिलाफ जंग लड़ेगा। क्योंकि अगर 1962 की बात की जाए जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, सॉरी इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, उसमें भी जो है पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल रोल ही रखा था अपना, लेकिन उस टाइम पर हालात कुछ और थे। अभी मुझे स्थिति बहुत चेंज नजर आती है, तो यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री कर सकती हूँ क्योंकि जब आप खुद अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनाते और मैं कहूँगी कि जब पैसा ही सब कुछ होता है तो मेरा ख्याल में डिसीजन आपके चाहिए। जैसे अभी मौजूद बोला कि नेशनल इंटरेस्ट या लोगों के इंटरेस्ट पर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, अपने इंटरेस्ट पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी गई। लेकिन मैं ये ज़रूर, मुझे एक शिकायत है जितने भी पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन लोगों से कि वो वहाँ पर बहुत ओपनली बात कर लेते हैं, लेकिन चलो आप पाकिस्तान में आकर ओपनली उस तरह से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, आप एटलीस्ट उनके साथ तो डिस्कशन कर सकते हैं ना। आप लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। मैंने लोगों को देखा आप वो भी नहीं करते, क्योंकि जब हम लोग डिस्कशन करना शुरू होते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है। मैं अपनी एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर हम लोग मान लो किसी के साथ इस तरह से डिस्कशन करते हैं
किसी थर्ड पर्सन के साथ। तो पहले जो एक सोच बनाई जाती है वो ये बनाई जाती है कि क्योंकि हम लोग इंडिया की वीडियोस देखते हैं तो शायद इस वजह से हम लोग जो है वो इंडिया के बारे में ही बात करते हैं, उनके बारे में पॉजिटिव बात करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है, जो हिस्ट्री है, उनके बारे में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो लोग इतने बाइस्ड हो चुके होते हैं और उनकी सोच इतनी ज्यादा, मैं कहूंगी कि वो बढ़ चुकी होती है ना, कि अगर आप उनकी पसंद की बात करेंगे तो आप अच्छे हैं, और अगर आप उनकी पसंद की बात नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हम लोग को ये अपनी आदतें चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये आदतें चेंज होंगी तो डेफिनेटली हमारी नेशन को बहुत ज्यादा फायदा होगा, हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर उसके साथ साथ मैं कहती हूँ कि चाहे वो सिंध है, बलूचिस्तान है, केपीके, कोई भी पाकिस्तान का जो हिस्सा है, मैं ये बात बोलूंगी कि हर जगह पर इक्वल राइट्स होने चाहिए। अभी बलूचिस्तान को अगर हम आज के टाइम में देखते हैं तो जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब मुझे वाकई में देखकर ये लगता है, आप कभी देखो कि वो कितने सदियों सालों पुरानी जगह वो लगती हैं। आप अगर वहां पर डेवलपमेंट करेंगे, वहां पर लोगों को रोजगार देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, लोगों को तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये है कि जब आप उनके जो राइट्स हैं उनको खत्म कर देंगे तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। हालांकि हम जब टूरिज्म के हवाले से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई केपीके या नॉर्थ पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ऑन दी अदर साइड आप अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में भी जब आप चीज़ें देखते हैं आप बहुत ज़्यादा जो है ना खुश होते हैं कि वहाँ पे भी टूरिज़्म को अगर प्रमोट किया जाए तो वहाँ पे बहुत कुछ है देखने को। आपको ऐसी ऐसी जो है वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि बलूचिस्तान को बेसिकली जो है एक उस तरह हरा भरा नहीं है जैसे जो है नॉर्थ है, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद खूबसूरती उसकी जो है बहुत ज़्यादा है। और शायद इनके लिए ये चीज़ नहीं हो कि ईरान जो है वो एक बलूचिस्तान के काफ़ी बड़े हिस्से पर जो है वो कंट्रोल करता है, जो कि ईरान के अंदर है। मुझे ये चीज़ पहले से मालूम थी, पता था इसके बारे में। दूसरा यहाँ पे मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको हालात बेहतर करने तो आपको जो है जितने भी आपके प्रोविंसेस है सब पे जो है आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है सबको देनी पड़ेगी। देखिए अगर आप जैसे बीच में जो है BLA का जिक्र किया गया, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे भी अगर आप TV शोज पर देखें तो अक्सर जो है जिक्र किया जाता है और बात की जाती है। तो लोगों को अगर आप रोजगार देंगे, लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे, एजुकेशन, हेल्थ, एक बेसिक नीड्स जो हैं उनकी पूरी होंगी तो लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है एक अच्छे रास्ते की तरफ आते जाएंगे। और अपने कारोबार को बढ़ाने और उस पर फोकस करने की बजाय लोगों के बारे में अगर ये सोचेंगे ना तो मुझे लगता है कि लोग ज्यादा खुशहाल रहेंगे और इनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिल बांट कर खाएंगे तो शायद लोग जो है ना वो इस चीज को समझ भी सकें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी के टाइम पे पाकिस्तान को ऑनेस्टली एक चीज पर फोकस करने की जरूरत है, और वो ये कि लोगों का माइंडसेट बहुत बहुत पीछे है। एजुकेट करने की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है और मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी की अगर बात करें तो उसका दिमाग शायद इतना खुला नहीं है। कहने को हम कहेंगे हाँ भाई हम लोग बहुत ओपन माइंडेड है, लेकिन हम लोग नहीं है उस तरीके से ओपन माइंडेड जिस तरीके से दुनिया चल रही है, जिस तरीके से दुनिया इतनी प्रोग्रेस कर रही है। डिफरेंट कंट्रीज का आप फोकस देखें कि उनका, हम लोग आए दिन इंडिया की वीडियोस देखते हैं जहां पर एक नए से नया प्रोजेक्ट, नई से नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है और हम लोग देखते हैं, और हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो एटलीस्ट यही चीजें अगर पाकिस्तानी जो है वो सोचना शुरू हो जाए और इस चीज को अब साइड पे करते हैं भाई कि इतनी सारी वॉर हुई है इंडिया के साथ पाकिस्तान की, तो क्या मिला है हम लोगों को? कुछ नहीं मिला। और टेक्स्ट बुक्स में एक अलग से हम लोगों को पढ़ाया जाता कि भाई हम जीत गए, एंड पर आकर आपको पता चलता कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो एक तो रियलिटी को फेस करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये वाला अब चैप्टर जो है ना वो बंद कर देना चाहिए पाकिस्तानियों को भी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ नहीं चल सकते। हम बिल्कुल उनके साथ चल सकते हैं, हम बिल्कुल उनके साथ अच्छे से भी रह सकते हैं, और हमारे काम बल्कि मजीद बेहतर हो सकते हैं कि अगर हम लोग दोनों मुल्क अच्छे से मिलकर चले तो मेरा तो ख्याल यही है कि लोगों की अप्रोच अब ये होनी चाहिए। बाकी और बहुत सारी चीजें बीच में डिस्कस की गई, जैसे कि अमेरिका का चाइना के साथ कि लाइक अगर वो ताइवान पर अटैक करता है या वो इंडिया पर अटैक करता है, तो मुझे वैसे जहां तक मेरी अपनी सोच है, मुझे नहीं लगता कि चाइना जो है वो डायरेक्टली इंडिया पर अटैक करेगा। और उसकी रीजन ये है कि गलवान वैली में उसको काफी मैं कहूँगी कि हाँ उसको एक काफी ज्यादा जिस तरीके से इंडिया ने उसको कन्फ्रंट किया है वहां पर, और जो उसने सिचुएशन वहां पर देखी है जो उसके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद चाइना कुछ इस तरीके से इंडिया के साथ करेगा। हाँ, ताइवान के बारे में मुझे आइडिया नहीं है इतना कि ताइवान के साथ
क्या मतलब उसकी स्ट्रैटेजी है या क्या किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, या अमेरिका की वो इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाएगी तो चाइना और अमेरिका और ताइवान का फिर एक पूरी दुनिया पर क्या असर होगा। वैसे अभी तक रशिया और यूक्रेन की वजह से पूरी दुनिया एक चीज़ फेस कर रही है, तो मैं तो यही चाहूँगी कि ये डेकेड जो है वो प्लीज़ शांति से स्मूथली चला जाए, शांति से चला जाए, ताकि हमारे जैसे लोग जो हैं वो आराम से रह सकें। बाकी सब लोगों से अगेन यही मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि सीरियसली मुझे लगता है कि अगर आप किसी से हेट करते हो ना, उसका नुकसान आपकी जात को होता है, क्योंकि आपके किसी को कोई नहीं होता आता है, आपके अंदर एक ऐसी जलन आ जाती है और आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो किसी को कोई फायदा नहीं होता। तो लोग भी जो है वो इस चीज़ को समझे, और जैसे बाकी सब लोग हैं, मुझे लगता है चाहे वो पश्तून हैं, अफगान हैं, इंडिया के हैं, ईरान के हैं, अमेरिका, किसी भी नेशन के, सबसे प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। आपको क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें जो हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।